अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। ये मैंने एक नोट्स की पिक्स डाली हुई हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने कहा कि क्योंकि नोट्स आप लोगों को यहीं से ही आप लोग नोट कर सकेंगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। लेट्स टेक अ स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So today is our seventh lecture of evolution and principles of systematics. Today is 22nd April and Wednesday. So we were discussing about Lamarck theory, and yesterday's we have started different experiments that was in favor of Lamarckism. So when there, so after Lamarck theory, several scientists perform or conduct different experiments to check out the validity of Lamarck theory. So and on the basis of their results, either they if they're for some the results of some scientists came against the Lamarck theory, so they start criticizing Lamarck. But still there are many scientists whose results were supporting Lamarck theory and Lamarck concept of inheritance of acquired characters and change in environment and all that. So these scientists start supporting Lamarck theory and they become Lamarckians. So what are who are Lamarckians? That those scientists who support Lamarck theory are known as Lamarckians. The first experiment in that case was done by McDougall. So what McDougall done that he has arranged or he set a T-shaped tank. So this T-shaped tank has two exits, exit B where there was dark, and this exit B was a dark exit, and at this exit the rats were awarded with the piece of cheese as a reward or food. The second exit was exit A. This is a lightened exit. इधर उन्होंने लाइट लगाई हुई थी, but the problem was that at this exit the rats get electric shock. यहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक करंट की ट्रीटमेंट मिलती थी. तो what does McDougall did? He placed all the rats in a T-shaped tank and then put this tank into the tank filled up with water. So when the T-shaped tank is placed in the water from all holes enter into the tank. So rats start to exit. So first of all, पहले पहले क्या होता है कि जितने भी रेट्स ने डाले थे, तो जाहिर बात है ये एक नेचुरल फिनोमिना है कि आप उसी रास्ते को फॉलो करते हो जहां पे थोड़ी बहुत रोशनी हो. तो जितने भी रेट्स यहाँ से निकल रहे थे वो सारे के सारे एग्जिट ए की तरफ गए, ठीक है. और एग्जिट ए से जैसे ही वो निकलना चाहे थे यहाँ पे उनको इलेक्ट्रिक करंट मिला और फिर वो वापस भागे एग्जिट बी की तरफ. तो एग्जिट बी पे उनको क्या मिला? चीज का टुकड़ा मिला, फूड मिली और रिवार्ड मिला. अब उसमें से कुछ लोग रेड्स क्या ये लर्न कर चुके थे, उन्होंने एक्वायर कर लिया कि एग्जिट बी की तरफ जाना है, एग्जिट ए की तरफ, या जो डार्कनेस जो डार्क एग्जिट है उस तरफ हमने जाना है, और जो लाइटन एग्जिट है जहाँ पे लाइट लगी है उस तरफ मूव नहीं करना, बिकॉज वहां पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है. फिर उसने दोबारा यही सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया. तो क्या हुआ कि कुछ रेड्स पहले से ही बी की तरफ चले गए कि उन्होंने ये एक्वायर्ड कर लिया था कि यहाँ पे हमें रिवार्ड मिलता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है. तो उसने ये बार बार इसको रिपीट किया एक्सपेरिमेंट को, और फाइनली तमाम रेड्स ट्रेंड हो गए और जैसे ही वो उसको टैंक में रखता था वो बाहर निकल जाते थे थ्रू डार्क एग्जिट, जो जहाँ पे उनको फूड मिल रही थी, जो एग्जिट बी हमने कहा, ठीक है. तो अब उन्होंने वो बिल्कुल ट्रेंड हो गए थे और लर्न कर लिया था उन्होंने. अब उसने फिर क्या किया, इन्हीं ट्रेंड रेड्स को आपस में ब्रीडिंग कराई उनकी, और फिर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग पे सेम एक्सपेरिमेंट क्या किया, परफॉर्म किया. अब उसने क्या किया कि इसमें जो यंग जनरेशन थी, जो सेकंड जनरेशन आई हुई थी, उसको जैसे ही रखा, पहली ही ट्राई में कुछ रेट्स ऐसे थे जो ए की तरफ बिल्कुल गए नहीं, वो डायरेक्ट किस तरफ गए, बी की तरफ. तो इससे उसने कंक्लूड किया कि हमारे पास शायद ये जो रेट्स हैं जो डायरेक्ट बी की तरफ गए, इनको जो इनके पेरेंट्स ने ये लर्निंग किया था, वो लर्न बिहेवियर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हुआ,
और इन्होंने जो है ये लर्निंग जो है अपने पेरेंट्स से एक्वायर की कि हमें हमेशा डार्कर एग्जिट की तरफ जाना है, लाइटर एग्जिट की तरफ हमें नहीं जाना। तो यहां से उसने एक तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का पॉइंट सपोर्ट किया। दूसरा उसने देखा कि उसने कई जनरेशन तक ये एक्सपेरिमेंट रन किया, तो उसने देखा कि हर जनरेशन के बाद एरर्स जो है वो कम हो रहे थे। लाइक अगर हमारे पास फर्स्ट जनरेशन की जो रैट्स थे वो उन्होंने 20 टाइम्स रिपीट करने के बाद, एक्सपेरिमेंट रिपीट करने के बाद वो ट्रेन हुए, तो उससे नेक्स्ट जनरेशन वाले 16 टू 17 टाइम्स में ट्रेन हो गए, उससे नेक्स्ट वाले 14 टू 15 टाइम्स। तो हर जनरेशन के बाद उनकी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो बहुत कम होता जा रहा था। तो उससे भी ये कंक्लूड किया कि शायद इनके पेरेंट्स से ये बिहेवियर जो है इनहेरिट हो रहा है टू द ऑफस्प्रिंग। लेकिन फिर क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट था जो मैंने कल भी बताया था, एगर। सो व्हाट एगर डिड, अगर यहां पे मैं आपको बताऊं, सो एगर एक्सपेरिमेंट, सो व्हाट एगर डिड, एगर criticizes McDougall experiment. Okay, he repeated McDougall experiment up to 50 generations of rats, and in each generation he found errors. ठीक है, एगर ने क्या किया था, उसने मैकडोगल के एक्सपेरिमेंट को वापस से परफॉर्म किया था और उसने मैकडोगल के एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया था। किस तरह के, उसने इसी तरह ट्रेन करता था सेम टैंक में और इसने अप टू 50 जनरेशंस तक उनको ट्रेन किया। तो इसका ये सोचना था कि हमारे पास 50 जनरेशन के बाद इतना होगा कि हमारे पास जो एरर्स हैं वो खत्म हो गए। मैकडोगल की ये बात तो सही थी कि हमारे पास जो हमारे पास एरर्स की फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही थी, लेकिन वो एरर्स बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे थे। तो एगर ने कहा कि अगर ये इनहेरिट हो रहा होते हैं, ये हमारे पास जो लर्निंग, जो एक्वायर्ड बिहेवियर, अगर ये पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रही होती तो 50 जनरेशन के बाद ये इतना टाइम है कि अब इनको फुली तरह ये लर्न कर जाना चाहिए था कि हमने बी की तरफ जाना है, डार्कर एग्जिट की तरफ जाना है, लाइटर एग्जिट की तरफ नहीं जाना। लेकिन उसने देखा कि हमारे पास 50 जनरेशन के बाद भी जो रैट्स थे उसमें से बहुत से रैट्स पहली बारी में कहाँ जा रहे थे, लाइटर एग्जिट की तरफ जा रहे थे और डार्कर एग्जिट की तरफ बहुत कम जा रहे थे। तो इसलिए इससे उसने कंक्लूड किया और उसने मैकडोगल के को भी क्रिटिसाइज किया और लमार का जो थ्योरी का वो था पॉइंट के हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, उसको भी क्या किया, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। So we move to the next experiment. The next experiment was performed by Griffith and Detelson. So what they have done, they experiment on rats. The experimental model that they have used were rats. So what does they done? Rats were reared and then trained in a cage, placed on rotating tables and were kept in that condition for several months. उन्होंने क्या कि उन्होंने रैट्स को रोटेटिंग व्हील्स या रोटेटिंग टेबल्स पे उन्होंने उसको पाला और कई मंथ तक उसको उसी कंडीशन में रखा। ये क्या चीज होती है कि लाइक अगर आप इधर देखें, ये हमारे पास एक रोटेटिंग व्हील है, इसमें क्या करते हैं, रैट को छोड़ देते हैं। अब रैट क्या करता है कि इसमें भागता है, तो वो जितना भागता है ये व्हील उतना ज्यादा घूमता है और रैट जो है वो आगे नहीं जा सकता बल्कि वहीं पे भागता रहता है और जो व्हील है वो घूमता रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि वो थक के गिर जाते हैं, फिर उसके बाद भागते हैं। आखिर में वो भागने में उसने जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई मंथ तक जब उसने रैट को इसी व्हील पे रखा तो वो बस क्या करते थे, बस सोते थे और फिर जैसे ही उठते थे वो भागना स्टार्ट करते थे। और ये जो भागना था इस व्हील के ऊपर वो उनका नॉर्मल बिहेवियर बन चुका था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि वो भागने के इतने आदी हो गए थे कि they observed when rotation is stopped, rats become unconscious। कि वो जैसे ही रोटेशन को रोकते थे रैट्स क्या हो जाते थे, वो ऐसे बेहोशी टाइप और अनकॉन्शियस बिहेवियर शो करते थे। अनकॉन्शियस बिहेवियर क्यों शो करते थे, बिकॉज वो भागते थे
जब थक जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे, तो वो बेहोश हो जाते थे। अब जब वो भाग रहे होते थे, जैसे ही आप वो ज़बरदस्ती उस व्हील को रोकते हैं, तो वो समझते हैं कि अब हम थक गए थे। तो इसीलिए वो क्या हो रहे थे रैट्स, अनकॉन्शियस बिहेवियर यानी कि एब्नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे थे। क्या किया ग्रिफ्थ और डेटलसन ने? उन्होंने रैट्स को रियर किया रोटेटिंग व्हील्स के ऊपर, और उसी कंडीशन में उनको कई महीनों तक पाला। तो वो इतने आदी हो गए थे उस रोटेटिंग व्हील्स के कि जब वो उस व्हील को रोकते थे तो रैट्स क्या हो जाते थे, अनकॉन्शियस हो जाते थे और एबनॉर्मल बिहेवियर स्टार्ट करते थे। ठीक है, एंड दे शो साइन ऑफ डिजीनेस। डिजीनेस हम कहते हैं सुस्ती को। तो वो बस पड़े होते थे सिंपली टेबल्स पे और ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे। ठीक है, सुस्ती फैलाते थे और अनकॉन्शियस बेहोशी की हालत में पड़े होते थे। सो एंड द टेबल्स वर रोटेटेड अगेन, दे शो नॉर्मल बिहेवियर। फिर जैसे ही वो उसको घुमाते थे, उस टेबल रोटेटिंग टेबल को या रोटेटिंग व्हील को, तो वो वापस से रैट क्या हो जाता था, एक्टिव हो जाता था और अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करना होता था। अब उसने क्या किया कि इन रैट्स को जो व्हील पे ट्रेंड हुए थे उनको आपस में उन्होंने ब्रीड किया, और ब्रीड करने के बाद जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन थी उसको सेम उन्होंने क्या किया, इसी कंडीशन पे ग्रो किया। तो रिजल्ट क्या आया? They also concluded that offspring showed some behavior, and hence they support Lamarck theory, the inheritance of acquired characters. ठीक है, रिजल्ट क्या हुआ कि जो ऑफस्प्रिंग आए उन्होंने भी शुरू से ये सेम बिहेवियर शो करना स्टार्ट कर लिया। किस तरह सेम बिहेवियर? कि जिस तरह वो रोटेटिंग टेबल पर उनको रखा, तो जैसे ही रोटेटिंग टेबल रोकते थे वो अनकॉन्शियस बिहेवियर और डिजीनेस के फील सिम्टम्स देते थे, डिजीनेस के साइंस शो करते थे। लेकिन जैसे ही फिर वो उस रोटेटिंग टेबल को ऑन कर देते तो ये ऑफस्प्रिंग भी सही अपना नॉर्मल बिहेवियर शो करते थे। तो इससे उसने कंक्लूड किया कि शायद ये बिहेवियर जो है वो पेरेंट्स ने जो एक्वायर्ड किया था ये बिहेवियर, क्योंकि पेरेंट्स पहले इस बिहेवियर के नहीं थे। उनको जब कई महीनों तक पाला इस रोटेटिंग टेबल पे तो उनमें ये बिहेवियर उन्होंने एक्वायर्ड किया। तो ये एक्वायर्ड बिहेवियर उसने ग्रिफ्थ और रिचर्डसन ने ये कंक्लूड किया कि ये जो ऑफस्प्रिंग में ये बिहेवियर आया है ये पेरेंट्स से ट्रांसफर होकर आया है, और चूंकि पेरेंट्स में भी पहले से नहीं था उन्होंने भी क्या किया था, एक्वायर्ड किया था। तो इसके थ्रू उन्होंने ग्रिफ्थ और डेटलसन ने इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को क्या किया, उस पॉइंट को सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये वो हमारे पास रोटेटिंग व्हील है या रोटेटिंग टेबल भी कहते हैं। The third experiment that was in support of Lamarck theory was performed by Gear and Smith. So what they have done, they used animal models for, sorry, rabbit as animal model for their experiment. So they experimented on rabbits. What does they have done? So अब उन्होंने क्या किया था? What they have done? They crushed the eyes of rabbit and then injected the crushed lens in the duck, which act as antigen, and body of duck produces antibodies against rabbit lens. ठीक है, क्या क्या उसने कि रैबिट से आईज ली उसकी, उन आईज को क्या किया, क्रश किया। ठीक है, और उस क्रश्ड आईज को उन्होंने इंजेक्ट कर दिया डक के ब्लड में। अच्छा, तो गेयर और स्मिथ ने क्या किया था दैट, अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या किया था, दे टुक आउट आईज ऑफ रैबिट, आई बॉल्स निकाली उन्होंने, देन दीज आई बॉल्स वर क्रश्ड, उनको क्रश किया, एंड देन इंजेक्टेड दीज आई बॉल्स इनटू अ ब्लड ऑफ डक। अब क्या हुआ कि वो क्रश्ड आईज जो थी उनको डक की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब डक की बॉडी के लिए ये जो क्रश्ड आई बॉल्स हैं ये फॉरेन एंटीजन थे। ठीक है, अब ये फॉरेन एंटीजन कोई भी आता है, आपको पता है आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। तो सेम प्रोसेस हुआ कि हमारे पास डक के बॉडी के अंदर ये क्रश्ड आईज जो है उनको इंजेक्ट किया गया। डक की बॉडी में क्या प्रोड्यूस हुई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट रैबिट्स आई। उनके ब्लड को निकाला, उनके ब्लड में से वो एंटीबॉडी जो थी जो रैबिट की आईज के अगेंस्ट बनी थी उनको प्यूरिफाई किया, और फिर उन एंटीबॉडीज को उन्होंने इंजेक्ट कर दिया इनटू अ प्रेग्नेंट रैबिट। एक प्रेग्नेंट रैबिट फीमेल में उन एंटीबॉडीज को इंजेक्ट कर दिया। वो एंटीबॉडीज किसके खिलाफ थी, रैबिट की आइज के खिलाफ। अब क्या हुआ कि जब जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा हुए, दीज ऑफस्प्रिंग्स वर विद डिफेक्टेड आई, उनकी आइज क्या थी,
डिफेक्टेड थी। क्यों डिफेक्टेड की आपको लग रही होगी, बिल्कुल वाइट है, इसमें कोई भी ब्लैकिश नहीं है, बिकॉज आई बॉल में जो उसका वो पिगमेंट था, वो प्रोटीन था, उस प्रोटीन के अगेंस्ट क्या बनी, एंटीबॉडीज बनी। वो एंटीबॉडीज जब प्रेग्नेंट फीमेल के बॉडी में डाली तो वो उसने उस जो प्रोटीन पिगमेंट था उसके अगेंस्ट काम किया, तो वो प्रोटीन पिगमेंट बनना बंद हो गया, या बन भी रहा था तो वो रैबिट की आईज में डिपॉजिट नहीं हो रहा था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि हमारे पास जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो सारे डिफेक्टेड आईज वाले थे। ठीक है, तो अब उसने कंक्लूड क्या किया कि दैट फ्रॉम दिस ही कंक्लूडेड दैट एनवायरमेंट एंटीसीरा अफेक्ट द ऑर्गेनिज्म एंड चेंज द जीन फॉर आई। ठीक है, उस टाइम क्योंकि इतनी बहुत वो इनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उसने क्या कहा कि हमारे पास वो जो एंटीसीरा किसमें डाला था, प्रेग्नेंट मदर के फीमेल की बॉडी में ना। अब वो प्रेग्नेंट मदर जो है वो उन ऑफस्प्रिंग्स के लिए एनवायरनमेंट है, तो वहां पे उसने कहा कि एनवायरनमेंट में चेंज जो आई, तो उसने क्या किया, जीन में और आई के कलर में उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो भाई उसने कहा कि एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करता है ऑर्गेनिज्म को। अब उनका मानना ये था कि जो हमारे पास जीन है आई का वो चेंज हुआ है। असल में क्या हुआ था कि जब बाद में स्टडी हुई और सारे साइंस के फैक्ट्स खुले, तो वहां से पता चला कि असल में जीन चेंज नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ था कि जीन तो वही था और वो अपने सही तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, लेकिन एंटीबॉडीज उस प्रोटीन को डीनेचर कर रहे थे। एज अ रिजल्ट प्रोटीन बन तो रहा था लेकिन वो आइज में डिपॉजिट नहीं हो रहा था। तो इस तरह गियर और स्मिथ ने जो एनवायरनमेंट का अफेक्ट है, लमार्क थ्योरी का जो वेरी फर्स्ट पोस्टुलेट है, उस पोस्टुलेट को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट विच वाज परफॉर्म्ड बाय लिंडसे। सो ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड आल्सो ऑन प्लांट्स। इसने कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, दोज एनिमल्स या दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रखते और उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के जैसा होता है। लाइक अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उनका बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है, और अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो उनका बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, दूसरा वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से थे, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स थे, होते हैं, सॉरी थे नहीं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं कि जिनका बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और एनवायरनमेंट में, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर के चेंज होने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग, हमारा बॉडी, हम लोग वार्म ब्लडेड हैं, तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37.4 पे मेंटेन रहता है। बाहर का टेम्परेचर चाहे -20 पे चला जाए, हमारा 34.4 रहेगा, सॉरी 37.4, और बाहर का टेम्परेचर चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए, हमारा बॉडी का टेम्परेचर यही 37.4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। तो उसने वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया, इसके अलावा उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स प्लांट्स पे भी परफॉर्म किए। अब उसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, दैट ही केप्ट और एक्सपोज दीज ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, सम वाज केप्ट एट लो टेम्परेचर एंड सम एट हाई टेम्परेचर। उसने क्या किया कि लाइक डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स में इनको रियर किया। लाइक सेम ऑर्गेनिज्म था, उसकी कुछ पॉपुलेशन को उसने हाई टेम्परेचर एरियाज में ग्रो किया, कुछ पॉपुलेशन को लो टेम्परेचर एरियाज, लाइक जो ठंडे इलाके थे, वहां पे ग्रो किया। और फिर उसने क्या देखा कि हमारे पास डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले सेम ऑर्गेनिज्म था। यानी कि हम कह देंगे कोई भी सेम एनिमल, लाइक अगर हम देख लें कि पहले भी एग्जांपल दिए मैंने आप लोग को बेयर्स की, कि सेम बेयर था, उसकी सेम पॉपुलेशन, यानी कि कुछ थे, अगर फॉर एग्जांपल 40 थे, 20 को उसने गर्म एरिया में रखा, 20 को बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में रखा। तो उसने ये देखा कि हमारे पास जो ठंडे एरियाज के ऑर्गेनिज्म थे वो दूसरे करेक्टर्स अडॉप्ट कर रहे थे, और जो गर्म एरिया में उसने वो एनिमल्स पाल रहा था वो दूसरे करेक्टर्स अडॉप्ट कर रहे थे, और दोनों वो करेक्टर्स अडॉप्ट कर रहे थे जो उनको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के काबिल बना रहे थे या रहने में उनको मदद मदद दे रहे थे। तो यहाँ से उसने ये कंक्लूड किया कि एनवायरनमेंट का डायरेक्ट अफेक्ट होता है ऑर्गेनिज्म पे, और इसी एनवायरनमेंट की वजह से एनवायरनमेंट के मुताबिक एनिमल्स जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स अडॉप्ट करते हैं,
और इन डिफरेंट कैरेक्टर्स अडॉप्ट करने की वजह से हमारे पास एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है और एनिमल्स जो हैं या ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिंडसे ने एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स के बाद उसने क्या किया, वो लामार्कियन बन गया और उसने लामार्क थ्योरी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ आ गई होगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है और कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछा करें। और आज तक आई डोंट रिमेम्बर कि किसी ने क्वेश्चन किया हो, तो प्लीज़ क्वेश्चन किया करें और आराम से जो है इसी से आप लोग देख देख और सुन सुन के अपने नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर लें। ठीक है, और मैं नोट्स कोशिश करूंगा कि जो जो नोट्स मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों को भेज दूं। सो थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द क्लास एंड अल्लाह हाफिज़।